नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हम इंश्योरेंस लॉ, सेल्समैनशिप एंड रिस्क मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर इंश्योरेंस एंड इंट्रोडक्शन पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, बीमा है क्या, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका डेवलपमेंट, का डिफिनीसन, इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी चीज़ को जानने से पहले हम उसके बारे में अच्छी तरीके से जान लेते हैं, जैसे कि उसकी उत्पत्ति व विकास की। हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस पर, तो हम ये जानेंगे कि इंश्योरेंस जो है हमारा बीमा, वो कहाँ से उसका स्टार्टिंग हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि किसी चीज़ को जानने के लिए हमें उसके इतिहास में तो जाना ही पड़ता है, और किसी भी इतिहास को जानने के लिए तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बीमा यानी कि बीमा शब्द जो है, ये प्राचीन धर्म ग्रंथों ऋग्वेद और मनुस्मृति में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। उसमें एक शब्द आया था योगक्षेम। योगक्षेम का तात्पर्य होता है कि किसी भी वस्तु को सुरक्षित रखना, किसी भी वस्तु को सुरक्षित रखना। यानी कि ऋग्वेद और मनुस्मृति में एक शब्द आया था योगक्षेम, उसमें उसका तात्पर्य था कि किसी भी वस्तु को सुरक्षित रखना। क्योंकि इससे यह पता चलता है कि इंश्योरेंस से लोग बहुत पहले से ही परिचित थे, और इंश्योरेंस की शुरुआत 13वीं शताब्दी से ही हो गई थी। लाइफ इंश्योरेंस विच इट्स मॉडर्न फॉर्म वाज एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया इन 1818। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा का शुरुआत इंग्लैंड की कंपनी 1818 ईस्वी में भारत में इस्टेब्लिश्ड की गई थी, जिसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जानते थे। उसके साथ साथ यूरोपियन कंपनी जो कि कोलकाता में स्थापित की गई थी, उसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद फिर 1896 में कंपनी आई। ये मुख्य रूप से सिर्फ विदेशों में रह रहे लोगों का जीवन बीमा करती थी, लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ करती थी। लेकिन जब ये भारत में स्टेब्लिश्ड हुई, भारत में ये स्थापित की गई, तो इनका जो काम था वो धीरे धीरे अब भारत में भी होने लगा था। उसके बाद 1905 में भी, उसके बाद फिर 1906 में कंपनियां फिर से स्थापित की गई, क्योंकि जो पुरानी कंपनियां थी कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां थी, और उस कमियों की वजह से वो कंपनियां चल नहीं पाई, और उसके स्थान पर कुछ नई कंपनियों को स्थापित किया गया था। फिर 1912 के पहले जो ये कंपनियां भारत में स्टेब्लिश्ड थी, भारत में कार्यरत थी, ये क्या था कि इनके पीछे कोई लॉ नहीं बनाया गया था। सब अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से काम करती थी। इसमें जो बीमा किया जाता था उनके अलग नियम कानून थे। लेकिन 1912 ईस्वी में मुख्य रूप से दो एक्ट बनाए गए। पहला एक्ट था लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, और दूसरा था प्रोविडेंट फंड एक्ट। मुख्य रूप से इसमें बीमा से संबंधित जो भी व्यवसाय होते थे उन कंपनियों के लिए नियम व कानून बनाए गए। उसमें यह बताया गया कि वो किस तरीके से अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकती हैं। उसके बाद 18 जनवरी 1958 को 18 जनवरी 1958 को क्या किया गया कि इन सारी कंपनियों को जो इंश्योरेंस से संबंधित थी, इंश्योरेंस कंपनीज को भारत में नेशनलाइज्ड कर दिया गया। इनका राष्ट्रीयकरण 18 जनवरी 1958 को कर दिया गया। तो हमने बीमा कंपनी की उत्पत्ति और विकास के बारे में देख लिया। अब इसका मतलब समझते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। मुख्य रूप से इंश्योरेंस, हम कह सकते हैं कि एक पक्ष, इंश्योरेंस मुख्य रूप से एक पक्ष, एक ऐसा अनुबंध है। इंश्योरेंस एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पक्ष किसी दूसरे पक्ष की होने वाली संभावित हानियों या क्षति की पूर्ति के लिए वचन देता है कि वह उसकी क्षति की पूर्ति करेगा, या किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर वह एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। अब इसकी डिफिनीशन हम देख लेते हैं, इसकी परिभाषाएं। कुछ विद्वान लोग थे, जैसे मेगी साहब ने, इन्होंने परिभाषा दी कि इंश्योरेंस इज द स्कीम अंडर विच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल टुगेदर बियर द रिस्क ऑफ लोनली इंडिविजुअल्स।
इन्होंने कहा कि बीमा एक ऐसा स्कीम है या एक ऐसा तरीका है या एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत एक अधिक संख्या में व्यक्ति मिलकर किसी एक व्यक्ति के जोखिम को वहन करते हैं, किसी एक व्यक्ति के जोखिम का वहन करते हैं, अपने कंधों पर ले लेते हैं। ठीक, यानी कि कहने का मतलब जब बीमा कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं कि लोगों का बीमा करती हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति बीमा करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति बीमा करवाते हैं, और जो बीमा वो करवाते हैं तो एक बड़ी संख्या में धनराशि बीमा कंपनी के पास जमा हो जाती है। उसमें से यदि किसी भी व्यक्ति को कोई जोखिम होता है तो उस धनराशि से या उस फंड से कुछ अमाउंट निकालकर उसके रिस्क का वहन किया जाता है। ठीक, उसके साथ साथ ब्रिटानिक वर्ल्ड कोश में या ब्रिटानिक विश्वकोश में भी परिभाषाएं बताई गई हैं। इसमें कहा गया है कि बीमा एक सामाजिक तरीका है। इंश्योरेंस इज अ सोशल मेथड by which a large group of individual contribute and remove some of the most common miserable honors of all members of this group। इसमें भी वही चीजें बताई गई हैं कि यह एक सामाजिक तरीका है जिसके द्वारा व्यक्तियों का एक बड़ा समूह अंशदान करता है और उसमें से कुछ सदस्यों के मापन योग्य राशि या मापन योग्य जो हानियां होती हैं उसको कम या दूर किया जाता है। उसके बाद रीगल एंड मिलर के अनुसार भी परिभाषा दी गई है। इन्होंने कहा कि वैधानिक दृष्टि से बीमा एक ऐसा अनुबंध होता है जिसके अंतर्गत वित्तीय हानियों को पूरा करने का ठहराव किया जाता है। इसमें वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, फाइनेंशियल लॉसेस जो होती हैं, उनको दूर करने का प्रावधान किया जाता है और इसमें जो बीमित व्यक्ति होता है वह उस जोखिम के बदले कुछ प्रतिफल प्राप्त करता है। ठीक, इसके बाद एक जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा या कहते हैं सबसे उचित परिभाषा है, इसमें कहा गया है कि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरर प्लेजेस अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी टू द इंश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ अ सर्टेन इवेंट्स इन रिटर्न ऑफ द फिक्स्ड रिटर्न। यानी कि बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत निर्धारित प्रतिफल के बदले बीमाकर्ता किसी निश्चित ठहराव के किसी निश्चित घटना के घटित होने पर वह एक निश्चित धनराशि बीमित को देने का वचन देता है। हमने परिभाषाएं देख ली, उसका मतलब समझ लिया कि बीमा होती क्या है। अब हम इसकी फीचर्स या इसके नेचर्स या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम समझते हैं। पहला क्या है, हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जोखिम से सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। जैसा कि हम जानते हैं कि हम बीमा इसलिए कराते हैं कि जिससे हमारी किसी भी वस्तु या किसी के जीवन की सुरक्षा की जा सके, क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें उनको एक ना एक दिन नष्ट होना होता है और इसी हानियों को या इसी क्षति को या जोखिम को कम करने के लिए या जोखिम की सुरक्षा के लिए हम बीमा कराते हैं। ठीक, दूसरा हमारा क्या है कि अ डिवाइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिस्क, जोखिमों को बांटने की विधि। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बीमा कराया जाता है वह उसमें नंबर्स ऑफ पीपल, बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं वो बीमा कराते हैं। ठीक, और उसमें से ये तो जरूरी नहीं कि सारे व्यक्तियों के ऊपर एक साथ ही जोखिम आए, उसमें से कुछ व्यक्तियों को जो जोखिम आता है उनके ऊपर, तो वो क्या करते हैं कि सारे व्यक्ति मिलकर उस व्यक्ति के जोखिम को अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे अभी हमने परिभाषाओं में देखी थी, मैगी की परिभाषा में उन्होंने कहा था कि बीमा एक ऐसा अनुबंध है या बीमा एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में व्यक्ति मिलकर जोखिमों को अपने किसी एक व्यक्ति के जोखिम को अपने कंधों पर ले लेते हैं। ठीक, अब अगला क्या है कि अ डिवाइस ऑफ ट्रांसफरिंग रिस्क। क्योंकि हम जानते हैं कि बीमा जो होती है, एक व्यक्ति होता है जो बीमा करता होता है, वह बीमित के जोखिम को अपने कंधों पर ले लेता है, क्योंकि वह उसके बदले में उससे कुछ धनराशि प्रीमियम के रूप में प्राप्त करता है और जो बीमित व्यक्ति होता है उसके जोखिम को वह अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेता है। अब अगला क्या है, अमाउंट ऑफ पेमेंट। हम जानते हैं कि बीमा के अंतर्गत भुगतान होता है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि बीमा कई तरीके का होता है। पहला क्या है कि जीवन बीमा होता है और दूसरा किसी भी प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस कराया जाए, किसी भी संपत्ति का या किसी वस्तु का या किसी मतलब कुछ ऐसी चीज़ों का बीमा कराया जाता है। लेकिन जीवन बीमा में क्या होता है कि जो
भुगतान होता है वह एक उसके संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जाता है जिसका बीमा पत्र में उल्लेख किया गया है। परंतु अन्य बीमाएं होती हैं उसमें सिर्फ उनकी क्षतिपूर्ति की जाती है, कंपनसेट किया जाता है। परंतु जो जीवन बीमा होता है उसमें यदि घटनाएं घटित हो जाती हैं तो पूरा अमाउंट पेमेंट कर दिया जाता है, यदि नहीं भी होती हैं तो उसका निश्चित समय पूरा होने के बाद उसका पूरा अमाउंट पेमेंट कर दिया जाता है। अगला क्या है, इंश्योरेंस इज नॉट गैम्बलिंग। इंश्योरेंस बीमा एक जुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो गैम्बलिंग होती है उसके अंतर्गत किसी एक पक्षकार को प्रॉफिट होता है, किसी भी एक पक्षकार को क्या होता है प्रॉफिट, और दूसरे को क्या होता है लॉस। तो हम जानते हैं कि बीमा के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं होता। बीमा के अंतर्गत क्या होता है कि सिर्फ उसमें जोखिम जितनी जोखिमें होती हैं उस के अमाउंट को पेमेंट कर दिया जाता है। इसमें विभिन्न व्यक्ति बीमा के अंतर्गत विभिन्न व्यक्ति मिलकर काम करते हैं और वो अपना अंशदान देते हैं। लेकिन जुआ के अंतर्गत क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति अपना अमाउंट लगाता है और वह यदि हार जाता है तो वह अपना अमाउंट सामने वाले व्यक्ति को दे देता है। लेकिन बीमा के अंतर्गत क्या है कि कई व्यक्ति मिलकर बीमा करवाते हैं और उसमें से जिस किसी भी व्यक्ति के ऊपर जोखिम आता है तो उसको पेमेंट कर दिया जाता है उस फंड से या उस धनराशि में से। बीमा अनुबंध में प्रतिफल है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड अपॉन कंसिडरेशन। हम जानते हैं कि बीमा एक अनुबंध होता है और वह अनुबंध एक बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के में होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि जब एक अनुबंध होता है और यदि वह वैध अनुबंध है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके अंतर्गत प्रतिफल होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी अनुबंध होगा तो उसमें प्रतिफल होना बहुत आवश्यक है। प्रतिफल किस तरीके से है, जो बीमा करता होता है वह जोखिम को वहन करने के लिए एक निश्चित धनराशि प्रीमियम के रूप में प्राप्त करता है और बीमित व्यक्ति जो होता है अपने जोखिम के बदले उस व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि देता है और जो बीमा करता होता है उसके जोखिम को वहन करता है। तो बीमाकर्ता के लिए वह जोखिम के बदले जो प्रीमियम लेता है वह उसका प्रतिफल हो गया, और बीमित व्यक्ति के लिए जो वह प्रतिफल देता है उसके बदले में उसका जो रिस्क है वह वहन कौन करता है, बीमा करता। अगला क्या है कि यह है कोऑपरेटिव सिस्टम। जो इंश्योरेंस है हमारा यह क्या है, एक इंश्योरेंस बीमा जो होती है वह एक कोऑपरेटिव सिस्टम होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बीमा के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति का बीमा नहीं कराया जाता या किसी एक व्यक्ति द्वारा बीमा नहीं किया जाता। ये बड़ी कंपनियां होती है, इसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो काम करते हैं और उन मेंबर्स के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों का बीमा कराया जाता है, क्योंकि यदि जितने कम व्यक्तियों का बीमा होगा उतने कम लोगों को क्षतिपूर्ति की जा सकेगी। यदि बहुत सारे व्यक्ति बीमा कराते हैं तो एक अधिक मात्रा में या एक मुश्त धनराशि इकट्ठी होती है जो बीमा कंपनी के पास फंड के रूप में रखी गई होती है। उसमें से यदि किसी भी व्यक्ति को हानि होती है तो उसकी पूर्ति की जाती है। हम बीमा को कह सकते हैं कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, क्योंकि उसमें जो भी व्यक्ति अंशदान करते हैं उन सब के अमाउंट को मिलाकर एक फंड तैयार किया जाता है और उसमें से जिस व्यक्ति को जोखिम होता है या जिस व्यक्ति को कोई क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन होती है तो उसको क्षतिपूर्ति उस फंड से किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, तो इसीलिए इसको हम कोऑपरेटिव सिस्टम कह सकते हैं। और इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट, अभी आपने ऊपर देखा कि बीमा अनुबंध में प्रतिफल है, अभी हम देख रहे हैं कि बीमा एक अनुबंध है। अब हम बीमा एक अनुबंध है इसे हम किस लिए कह सकते हैं, क्योंकि बीमा एक वैध अनुबंध होता है। इसमें अनुबंध करता है या बीमा करता है एक प्रीमियम के बदले किसी घटना के घटित होने पर हानि की क्षतिपूर्ति करता है। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था कि अनुबंध की जो डिफिनीशन है उसमें कहा गया है कि अनुबंध किसी दो व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा समझौता होता है जिसमें किसी वैध प्रतिफल के बदले वे किसी कार्य को करने का समझौता करते हैं। अब बीमा में क्या कार्य करने का समझौता कर रहे हैं, बीमा के अंतर्गत कहा गया है कि बीमित व्यक्ति क्या करता है, एक निश्चित धनराशि बीमाकर्ता को देता है और बीमाकर्ता जो होता है वह उसके हानियों को या उसके जोखिम को अपने सर पर लेता है। अब इंश्योरेंस को जोखिम का मूल्यांकन भी कहते हैं। बीमा जो होती है वो जोखिमों का मूल्यांकन भी करती है, एवेल्यूएशन ऑफ रिस्क। हम कह सकते हैं कि जब बीमा कराई जाती है तो बीमा कराने से पहले उसके जोखिमों का मूल्यांकन किया जाता है।
कि जो भी हम प्रॉपर्टी या, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन का हम इवैल्यूएशन नहीं कर सकते कि उसके हम फिक्स्ड अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते कि उसके जीवन का मूल्य क्या होगा, परंतु जब कोई संपत्ति या किसी ऐसी वस्तु का बीमा कराया जाता है तो उसके पहले उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं कि उसकी अमाउंट कितना है, वह कितने लायक है। तो उस हिसाब से हम उसका मूल्यांकन करके हम बीमा करते हैं उतनी धनराशि का, और उसी हिसाब से हम इंस्टॉलमेंट में या प्रीमियम के रूप में उसका भुगतान हर महीने करते रहते हैं। अगला क्या है, वाइड स्कोप। इंश्योरेंस को वाइड स्कोप कहा गया, विस्तृत क्षेत्र, क्योंकि हम जानते हैं कि इंश्योरेंस के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के सिर्फ जीवन बीमा को ही नहीं किया जाता, इसके अंतर्गत जीवन बीमा के साथ साथ फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, उसके साथ साथ आज के समय में हम देख रहे हैं कि व्हीकल इंश्योरेंस भी हो रहे हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, यानी कि पशु का भी बीमा आज के समय में किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों का बीमा करने के कारण ही हम इंश्योरेंस को वाइड स्कोप में ही देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि अभी हमने बताया। उसके बाद अगला क्या है, घटना के घटित होने पर भुगतान, पेमेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स, क्योंकि बीमा के अंतर्गत क्या होता है कि जब घटना घटित होगी तभी उसका भुगतान किया जाता है। लेकिन यदि कोई जीवन बीमा किया जाता है तो उसमें यह निश्चित होता है कि घटना का घटित होना निश्चित है, लेकिन यदि और भी चीज़ों का बीमा कराया जाता है, यदि किसी संपत्ति का अग्नि बीमा या समुद्री बीमा कराया जाता है, उसमें घटना का घटित होना निश्चित नहीं होता। लेकिन जीवन बीमा जो कराया जाता है उसमें घटना का घटित होना निश्चित होता है। वो किस तरीके से, क्योंकि या तो जो एक ईयर निश्चित किया गया है कि जो जीवन बीमा का समय है वो निश्चित किया गया है, या तो वह समय पूरा हो जाएगा या घटना घटित होगी, या तो बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें घटना निश्चित होती है, परंतु यदि और भी चीज़ों का बीमा कराया जाता है तो उसमें घटना घटित होने की संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक, तो दोस्तों इसके साथ साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों लोगों के लिए ये वीडियो था। इसमें जो भी आपने, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को, स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ साथ वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अन्य लोगों से भी आप सब्सक्राइब करवाइएगा। धन्यवाद।